नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। 71 बीपीएससी मेंस के लिए जो हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे थे उसका छठा वीडियो होगा। क्या आपने वेनेजुएला का टॉपिक पढ़ा या फिर नीति आयोग ने विकसित भारत @ 2047 रिपोर्ट जारी किया है जनवरी 2026 में, क्या आपने उसे पढ़ा? इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं शुरुआत में ही आज बता देता हूं ताकि बहुत सारे बच्चे सरप्राइज़ ना हो। डीएसओ का मेंस हुआ था जनवरी माह में। डीएसओ का मेंस हुआ था, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया। इसी तरह का GS1 GS2 पेपर आया था। उसमें GS1 हिस्ट्री का जो पोर्शन था ना, वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। जैसे सवाल नहीं पूछे गए कभी, उस तरह के सवाल पूछे गए थे। जैसे कांग्रेस अधिवेशन से सवाल पूछा गया था। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि GS1 में हिस्ट्री में ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे चंपारण है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, ये सब तो आप पढ़ते ही होंगे। लेकिन ऐसे टॉपिक जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं उसकी ओर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे बिहार में जो प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे बिहार के किसान आंदोलन जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ करके जाइएगा ताकि आप उसे लिख सकें। JP हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बाकी गांधी, नेहरू, टैगोर चैप्टर तो है ही, उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद हो गए, JP हो गए, इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ करके जाना चाहिए आपको। डॉक्टर लोहिया हो गए, ताकि किसी से भी सवाल पूछे तो आपके लिए सरप्राइज़ ना हो, वो आपका पहले से ही वो तैयार हो। ओके, देखिए आज का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है वेनेजुएला पर अमेरिका के द्वारा जो हमला किया गया। तो उस टॉपिक को ज़रा हम लोग पढ़ेंगे। वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप और बहुपक्षवाद का संकट, मल्टीलैटरलिज्म 2026 में अगर किसी चीज़ की अभी तक कोई परवाह नहीं की गई है तो वह है मल्टीलैटरलिज्म। इसकी धज्जियां उड़ा दी है ट्रंप महोदय ने। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है पहले दुनिया दो ध्रुवीय थी, USSR और US, उसके बाद से एक ध्रुवीय हो गई, US का। उसके बाद से जब ब्रिक्स जैसे विकासशील देश उभरे तो एक शब्द आया मल्टीलैटरलिज्म, कि अपना अपना सब देखो। मतलब 2 देशों का फोरम बना लो, 4 देशों का फोरम बना लो और उसके हिसाब से अपनी नीतियां बना करके आगे बढ़ो। लेकिन अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आया। उसने बताया कि हम अमेरिका हैं और उसने इस मल्टीलैटरलिज्म की धज्जियां उड़ा करके रख दी। वेनेजुएला को चीन सपोर्ट कर रहा था, कुछ नहीं कर पाया चीन। रात में जाकर के उसके राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आता है अमेरिका और उनके ऊपर उनके ऊपर मुकदमे शुरू किए गए US में, जबकि है कहाँ का वो राष्ट्रपति, तो वेनेजुएला का है। इसी को कहा जाता है कि मल्टीलैटरलिज्म जो था फिर से यूनिपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है अमेरिका के वर्चस्व के कारण। इसके साथ साथ इसमें एक और सवाल उभरा कि क्या परमाणु हथियार जो है वो आपके सुरक्षा की गारंटी लेता है, क्योंकि परमाणु संपन्न अगर वेनेजुएला होता तो उस पर अमेरिका इस प्रकार से हमला कभी भी नहीं कर सकता था। जैसे किम जोंग उन जो है, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं, उन पर यह हमला इस प्रकार से कभी भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह परमाणु संपन्न देश है। तो इन 2 सवालों के परिप्रेक्ष्य में हम इस टॉपिक को ज़रा पढ़ेंगे कि क्या हुआ है और इसके क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, भारत के लिए क्या बेनिफिट रहा है और हमारे लिए क्या नुकसान होगा, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाल ही में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के परिणाम स्वरूप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी हुई और कानून प्रवर्तन का मामला बताया गया। लेकिन इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनुमति के बिना एक संप्रभु देश पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया और उसके राष्ट्रपति को पत्नी समेत रात को बेडरूम से उठा करके उसी नाइट ड्रेस वाले कपड़ों में ही उठा करके अमेरिका ले आए। वो अमेरिका के जो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई किया गया उसके पीछे कारण क्या था? इस कारण में सबसे पहला जो बताया जाता है डॉनरो सिद्धांत, जिसे मुनरो और डॉनरो उसको कह दिया जाता है, मुनरो सिद्धांत को डॉनरो कह दिया जाता है। पुनर्जीवित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, इसको डॉनरो कहा जाता है। मुनरो सिद्धांत को पुनः जीवित किया गया है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है, नॉर्दर्न अमेरिका और साउदर्न अमेरिका जो है, ये जो पूरा है इस पर अमेरिका का प्रभुत्व होगा। इसमें दुनिया का कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी को मुनरो प्रिंसिपल कहा जाता है, मुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। तो मुनरो प्लस डोनाल्ड ट्रंप, तो डॉनरो सिद्धांत इसको कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण था
वेनेजुएला अमेरिका के लिए थ्रेट बन रहा था, अमेरिका की नीतियों का पालन नहीं कर रहा था। इसके कारण से अमेरिका ने इस प्रकार के नीतियों की शुरुआत की। इसलिए यह सबसे पहला कारण माना जाता है। चीन द्वारा वेनेजुएला को $60 अरब का कर्ज दिया गया, जिसे अमेरिका शोषणकारी ऋण मानता है और अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने रात में जाकर के राष्ट्रपति को उठा लिया। सेकंड जो कारण है, संसाधन सुरक्षा और तेल की रणनीति। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में वैश्विक संसाधनों पर कब्जा को लेकर किस प्रकार से होड़ मची है, इसके बारे में चर्चा करें और उसके प्रभाव और परिणामों को बताएं। ये आपसे पूछ सकता है। वैश्विक संसाधन जैसे तेल को लेकर के अमेरिका कर रहा है, जैसे ग्रीनलैंड को लेकर के कर रहा था, जैसे चीन अफ्रीका के संसाधनों को लेकर के करता है, इसी तरीके से भारत भी कई सारे जगहों पर करता है। कई सारे समझौते भी किए हैं भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के। तो ये जो दुनिया भर में वैश्विक संसाधनों की होड़ मची हुई है, क्या इसके परिणाम हो सकते हैं? और ये होड़ जो है कभी कभी विनाशकारी हो जाता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब कहते हैं कि हमें ग्रीनलैंड दे दो, तो क्या है, क्या मांग रहे हो आप? गिफ्ट मांग रहे हो क्या कि हमें दे दो? तो ये संसाधनों की होड़ कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से संघर्ष और युद्ध को बढ़ावा देगा। ये इसका नकारात्मक परिणाम हो सकता है। तो तेल के लिए यह युद्ध था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। अमेरिकी प्रशासन का लक्ष्य वेनेजुएला के सौर क्रूड का उत्पादन बढ़ाना है और उसका उपयोग करना है अपने यहाँ के रिसोर्स के तौर पर। नेक्स्ट है कानून प्रवर्तन और नार्को आतंकवाद। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग को बढ़ावा देता, अमेरिका में ड्रग और नशा की जो चीज़ें हैं उसको बढ़ावा देता है। तो बढ़ावा तो मैक्सिको भी देता है, बढ़ावा तो और भी देश देते, उन पर तो अटैक नहीं किया गया, वेनेजुएला पर किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण के रूप में बताया गया। अमेरिका ने अपनी सैन्य कार्रवाई कूटनीति नहीं बल्कि आपराधिक न्याय के रूप में पेश किया। वेनेजुएला के शीर्ष अधिकारियों पर अमेरिका के संघीय न्यायालय में नार्को आतंकवाद, नशीले पदार्थों से संबंधित आतंकवाद का आरोप लगाया है। अमेरिका का दावा है कि कार्टेल ऑफ द सन्स नामक ड्रग नेटवर्क चलाया है वेनेजुएला के अधिकारियों ने। अमेरिका इसे केर फिशरवी सिद्धांत के तहत जायज़ ठहराता है। विदेश से अपहरण करके लाए गए अपराधियों पर मुकदमा चलाने की उसको अनुमति देता है कि भाई विदेश से अपराधियों को उठा करके लाओ और अमेरिका में उन पर मुकदमा चलाओ। तो जो इसके कारण से प्रभाव क्रिएट हुआ है, चुनौतियां जो उत्पन्न हुई है, उससे सबसे पहला चुनौती क्या है? तो वो यही है बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून का संकट। अगर देश की सॉवरेनिटी को हथियारों के बदौलत उसको वायलेशन होगा, उसको वायलेट किया जाएगा, तो दुनिया का कोई भी देश फिर सुरक्षित नहीं रह जाएगा। फिर वैश्विक लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? वैश्विक जो व्यवस्था बनी हुई है कि एक सॉवरेन देश में दूसरा सॉवरेन देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये व्यवस्था अगर टूटती है तो पूरे दुनिया में ही अशांति फैल सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका कंसर्न बनता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। यह अभियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2.4 का सीधा उल्लंघन है। किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 2.4 यूएन का अनुच्छेद 2.4 है। यूनिलैटरल एक्शन है, एक तरफा एक्शन है। ग्लोबल साउथ के लिए खतरा है कि एक विकसित हाईली डेवलप्ड देश जिसका मिलिट्री बहुत मजबूत है, पावरफुल है, वह इस विकासशील देश में घुस गई, वहाँ के राष्ट्रपति को सौपत्नी उठा करके ले आई बेडरूम से। तो ये क्या है? जो दक्षिण और उत्तर, विकासशील और विकसित की जो लड़ाई है, कहीं न कहीं उसको बढ़ावा देगा कि सभी लोग हथियार रखो, परमाणु हथियार रखो, ताकि आपके सॉवरेनिटी को कोई वॉयलेट न कर पाए। और ये जो ग्लोबल साउथ है, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इस तरह के जो देश है, विकासशील देश, ये उनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज है कि अमेरिका के द्वारा इस तरह की घटना की गई और किसी एक ने भी निंदा तक नहीं की इसको कंडेम तक नहीं किया। तो ये क्या है? तो ग्लोबल साउथ जो खुद को मजबूत बताता रहता है, वो वाकई में मजबूत नहीं है। इसका भी संकेत इससे मिलता है। ये खतरनाक मिसाल काम करता है। जो विकासशील देश शक्तिशाली देशों के खिलाफ सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि और संयुक्त राष्ट्र पर निर्भर हैं, उनके लिए अत्यधिक असुरक्षा पैदा करता है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। भारत के संदर्भ में प्रभाव और चिंताएं, सिद्धांतों का टकराव है। भारत हमेशा से क्षेत्रीय संप्रभुता, सॉवरेनिटी और मल्टीलैटरलिज्म का वकालत करता आया है, लेकिन यहाँ पर सरासर उल्लंघन हुआ अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला में भी, और इजराइल और यूएस के द्वारा ईरान में भी उल्लंघन किया गया, लेकिन हमने कंडेम
नहीं किया। नियम आधारित विश्व व्यवस्था का पतन हो रहा है, ये कभी भी विकासशील देशों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसका भी भारत ने कंडेम नहीं किया है और यह भारत के लिए चैलेंज हो सकता है। ऊर्जा और कूटनीतिक संकट, अगर अमेरिका वेनेजुएला के स्रोत पर भी कब्जा कर लेता है, अमेरिका ईरान के स्रोत पर भी कब्जा कर लेता है, तो पूरी दुनिया की जो ऊर्जा निर्भरता है वो अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा। तो इससे ऊर्जा के स्रोत अगर सारे एक ही देश के हाथ में चले जाएंगे तो हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। एक बेनिफिट भी है इसमें से। बेनिफिट क्या है कि वेनेजुएला के जो रिफाइनरी से वेनेजुएला के जो कच्चे तेल हैं इसको रिफ़ाइन करने का काम भारत में ही किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह के रिफाइनरी अभी वर्तमान में नहीं है। वो टेक्सास राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है जिसमें रिलायंस सहयोग करेगा उसको, लेकिन फ़िलहाल में तो नहीं है। तो यानी कि हमें बेनिफिट ये मिल सकता है कि हमारे लिए तेल का एक और स्रोत मिल रहा है जो वेनेजुएला है। चूँकि वेनेजुएला का क्रूड ऑयल बिल्कुल कीचड़ जैसा होता है, बहुत ही मोटा होता है, उसको रिफ़ाइन करना आसान नहीं होता है, लेकिन भारत में जामनगर रिफाइनरी में उसे रिफ़ाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वो है यूएन की प्रासंगिकता। बहुत आसान, बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, लेकिन आप सभी ने पढ़ा भी होगा। क्योंकि ईरान इजराइल यूएस का संघर्ष चल रहा है, ईरान के द्वारा हर दूसरे दिन लेबनान पर अटैक किया जाता है, इसके साथ में ही यमन का भी संघर्ष चल रहा था, रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और अभी यूएस के द्वारा वेनेजुएला में कार्रवाई की गई, भारत पाकिस्तान के बीच में भी संघर्ष चला है। इतने सारे जब संघर्ष हो रहे हैं तो इसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं, ताला लगा दें, उतना जगह बचेगा, उससे मस्त एक अच्छा सा पंजाबी ढाबा खोल सकते हैं। यूएन असेंबली जहाँ पर चलता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन का स्थापना 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विभीषिका के बाद की गई थी। इसका मूल उद्देश्य भविष्य में युद्धों को रोकना, हा एंड हा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। जब भी आपको लगे कि आप इरेलेवेंट हैं तो आप यूएन की ओर देखिए, हमेशा आपको लगेगा कि नहीं मुझसे ज़्यादा इरेलेवेंट भी कोई दुनिया में है, तो वो यही है वो संस्था। उद्देश्य देखिए क्या है इसका, युद्ध को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए इसको बनाया गया था। 21वीं सदी के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य ने इसके प्रासंगिकता, रेलेवेंस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, और नहीं चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। वर्तमान में कई ऐसे वैश्विक विवाद हैं जहां संयुक्त राष्ट्र एक मूक दर्शक या केवल एक चर्चा का मंच बन करके रह गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे। कल हमारे विदेश मंत्री जी गए थे, यहाँ कोई नहीं जा रहा आजकल, तो वही गए, तो वहाँ पर जाकर के उन्होंने फ़ोटो खिंचा करके डाला था कि लोगों को देखिए कुछ तो कर रहे हैं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं आ रहा, तो चलो यूएन ही घुमाते हैं। तो यूएन कल गए थे एस जयशंकर जी। ईरान इजराइल और मध्य पूर्व का संकट, वीटो का दुरुपयोग, गजा संघर्ष, उसके बाद इजराइल ईरान के बीच हुए सीधे सैन्य टकराव में यूएन पूरी तरह से पंगु नजर आया। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम या किसी पक्ष को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया जाता, अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में और रूस चीन ने अपने हितों के अनुसार से वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और इस वीटो पावर के कारण से लगभग में इरेलेवेंट हो गया है। बाध्यकारी शक्ति नहीं है इसके पास में, कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका का वेनेजुएला जो संकट है इसमें भी कुछ नहीं कर पाया। यूएनएससी की भी अनदेखी की गई, किसी से पूछे बिना ही वो एक देश में घुस जाता है, उठा करके ले आता है। रूस और यूक्रेन भी इसका शानदार उदाहरण है, जहाँ पर रूस के द्वारा यूक्रेन पर अटैक किया गया, वायलेट किया गया सॉवरेनिटी को, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, और कोई भी यूएन का उद्देश्य यहाँ पर भी परिपूर्ण नहीं हो पाया, ना तो रोक पाया, ना तो एक प्रस्ताव पारित कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, नथिंग। इनमें जो लोग होंगे उनको सैलरी मिल रही होगी ना, उनको सैलरी किस बात की मिल रही है। साउथ इंडिया में बनने वाली फिल्म है, उसी में केवल यूएन को पावरफुल दिखा सकते। उसमें देखा होगा आपने कभी कभार कि यूएन बहुत पावरफुल है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बाकी इसका वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। इसको बंद कर देना चाहिए। यूएन के कमज़ोर होने के प्रमुख कारण क्या है? यूएनएससी की पुरानी संरचना, जिसमें P5 देश हैं, और यह अपने हिसाब से चीज़ों को क्या करते रहते हैं, तो वीटो करते रहते, रोकते रहते हैं। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, 15 में से 5 अस्थाई हैं और 10 अस्थाई हैं। इन 5 के पास में वीटो की पावर भी है, इसलिए किसी भी प्रस्ताव को अगर ये वीटो कर देते हैं तो वो रुक जाएगा। वीटो का अत्यधिक राजनीतिकरण, स्वयं की सेना नहीं है,
आर्थिक निर्भरता, दुनिया के सारे देश चंदा करके पैसा देते हैं तब जाके यह चलता है। क्या यूएन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया है? तो थोड़ा बहुत तो पक्ष में भी लिख देंगे। मानवीय सहायता का कार्य करता है, लेकिन इसके मानवीय सहायता वाले व्हीकल पर इजराइल ने फायरिंग कर दी थी, कई सारे लोग भी मर गए थे, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाया। विश्व खाद्य कार्यक्रम, शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर, यूनिसेफ के माध्यम से यूएन सीरिया, यमन, सूडान और गाजा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में करोड़ों लोगों को भोजन, दवा और आश्रय दे रहा है। मतलब मानवीय जो काम होते हैं उसमें कहीं हद तक यह गरीब देशों में सफल है। वैश्विक स्वास्थ्य और महामारी में भी इसने कई सारे जगहों पर सफलतापूर्वक कार्य किए हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ों को लेकर के भी कई सारे पहलुओं में यह सफल रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की रोकथाम, अपनी तमाम कमियों के बावजूद महासभा दुनिया के सभी देशों को कूटनीतिक बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां पर आकर के सारे देश बड़े बड़े भाषण दे करके अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर का उबाल जो है वो निकाल लेते हैं, जिससे बड़े बड़े युद्ध कई बार टल जाते हैं। आगे की राह क्या है? व्यापक सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहला सुधार जो होना चाहिए, यूएनएससी को फिर से तोड़ करके इसको फिर से बनाना चाहिए और सभी रीजन से बहुत सारे देशों को शामिल करना चाहिए। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म की रक्षा करनी चाहिए। तो आप निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मृत नहीं है बल्कि गंभीर रूप से बीमार है। बहुत ही अच्छा लाइन है यह। और अगर इस बीमारी से निजात नहीं मिलता है तो यूएन को इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। यही इसका समाधान हो सकता है, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा कष्टदायी जीवन जिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है बंधुओं, विकसित भारत बाय 2047, रिपोर्ट बाय नीति आयोग। नीति आयोग की यह रिपोर्ट है जो जनवरी 2026 में जारी की गई है। नीति आयोग के रिपोर्ट इंडेक्स से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो एक और चैप्टर है नीति आयोग का ही, एक और इंडेक्स है जो जनवरी में ही जारी हुआ है, उसका अध्ययन भी हम लोग करेंगे, जिसको कहा जाता है निर्यात सुगमता सूचकांक, ऐसे ही करके है। विकसित भारत नेट जीरो परिदृश्य क्या है यह? तो नीति आयोग ने 10 अंतर मंत्रालयी कार्य समूह, 10 अलग अलग मंत्रालयों के लोगों का मिलकर के बना हुआ कार्य समूह द्वारा विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य, ये इस रिपोर्ट का नाम है। विकसित भारत बाय 2047, तो उसमें ही यह नाम है विकसित भारत और नेट जीरो की दिशा में परिदृश्य पर केंद्रित 11 रिपोर्ट का एक व्यापक सेट जारी किया है। इस पर 11 रिपोर्ट का एक व्यापक पूरा सेट ही जारी किया गया है। ये रिपोर्ट इस बात का एकीकृत मूल्यांकन प्रदान करती है कि भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा, क्या क्या चैलेंजेज आएंगे, और 2070 ईस्वी तक भारत कैसे नेट जीरो को प्राप्त करेगा, क्या क्या उसमें चैलेंजेज आएंगे। इसी को लेकर के यह पूरा नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है। इसलिए इससे पूछा जाए नहीं पूछा जाए, आप इसको रेफरेंस के तौर पर उपयोग करें, निबंध में उपयोग करें, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से 72 बीपीएससी प्रीलियम में भी सवाल पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बना करके कि यह किसके द्वारा जारी किया गया है, क्या है इसमें सब चीज़ें। अब रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं को ज़रा हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इम्पैक्ट सबसे पहला इसका चैप्टर है। जीडीपी स्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था खपत नेतृत्व यानी कंजम्पशन लेड। कंजम्पशन हम मान रहे हैं कि हमारे देश की 150 करोड़ आबादी है, ये जितना कंजम्पशन कर रही है, इस कंजम्पशन के जरिए हम 2050 तक 30 ट्रिलियन की इकॉनमी को प्राप्त कर सकते हैं। 2050 तक हम अपनी इकॉनमी में बहुत बड़ा योगदान इसलिए प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कंजम्पशन है, खपत है, बाजार है। लोगों की परचेजिंग पावर अगर भगवान की कृपा से सही रही तो खूब कंजम्पशन हो सकता है। निवेश संचालित, इन्वेस्टमेंट ड्रिवेन में परिवर्तित होगी। ये भी कहा है इन्होंने कि कंजम्पशन बेस्ड जो हमारी इकॉनमी है अभी, वो निवेश ड्रिवेन हो सकती है, क्योंकि कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो उस लालच में निवेश तो अपने आप ही आता है। तो सबसे पहला लाइन यही है इनका, कंजम्पशन से निवेश ड्रिवेन में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो है वो कंजम्पशन लेड है।
निजी खपत बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। 2025 तक 4.18 ट्रिलियन डॉलर से 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकॉनमी हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है भाई? 2026 चल रहा है। तो 26, 20, 46 और एक यानी कि अगले 21 वर्षों में 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन हो जाएगी। तो हर साल लगभग में 1.2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी बढ़नी चाहिए, है ना। ऐसी रफ्तार अगर हो जाए तो क्या ही कहना, लेकिन ठीक है, हमेशा महत्वाकांक्षा तो होना ही चाहिए। तो ये इसमें कहा गया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ज़्यादा तर्क पर मत जाया कीजिए पढ़ते समय आजकल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को तर्कों पर नापेंगे तो आपको लगेगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अगर वाकई हो सकता है, चीन ने कमाल करके दिखाया हुआ है, हमारे अंदर भी ऐसी पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए जो हमें चाहिए होगा सही नीति, सही पॉलिसीज़ हमें चाहिए होगा, और वैश्विक कंडीशन भी सही रहना चाहिए। पता चला विश्व युद्ध हो गया तो उसमें तो फिर कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। पता चला कोरोना जैसी और कोई बीमारी आ गई, संभावना व्यक्त की जा रही 2029-30, तो ऐसा कुछ हो गया तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन हम इसे कर सकते, हमारे अंदर पोटेंशियल है। सेकंड, व्यापार संतुलन। इस रिपोर्ट का सेकंड जो है व्यापार संतुलन। महत्वपूर्ण खनिजों की आयात में वृद्धि होगी, लेकिन 2070 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 9 ट्रिलियन रुपए की बचत का अनुमान है कि हम महत्वपूर्ण खनिज तो हम और ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि हमारे विनिर्माण सेक्टर के लिए आवश्यक है, लेकिन उससे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा। लेकिन इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम खनिज खरीदेंगे तो हम रेनेबल ऊर्जा के स्रोत की ओर बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण से तेल इत्यादि के खरीदने में जो हमारा पैसा खपत हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर कहा है, 9 ट्रिलियन डॉलर की बचत का अनुमान इन्होंने लगाया है। रोजगार व न्याय संगत परिवर्तन। इन्होंने कहा है कि 2050 तक 7 मिलियन 70 लाख ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे। 150 से अधिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर जिलों का पुनर्गठन होगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर स्किलिंग की आवश्यकता होगी। भूमि संघर्ष और व्यवहार के बारे में इन्होंने कहा है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होगी। सोलर फार्म लगाना है तो भी भूमि चाहिए, विंड फार्म लगाना है तो भी भूमि चाहिए, भूमि तो चाहिए ही, है ना। तो भूमि की आवश्यकता होगी, जिससे कृषि के साथ टकराव हो सकता है, जीवन शैली में बदलाव होगा के माध्यम से मांग को कम करने के लिए मिशन लाइफ महत्वपूर्ण होगा, यानी कि लोगों के जीवन को इको फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। शहरीकरण के बारे में क्या कहा है, शहरी आबादी 2070 तक 65% हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है, आपको पहले मन में आया होगा कि सारे लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर भर जाएंगे? नहीं। शहरीकरण का तात्पर्य क्या होता है, जैसे पटना शहर है, पटना शहर के आस पड़ोस गाँव भी होंगे, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, उस इलाके को भी शहर घोषित कर देगी कि आज से यह नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो भी शहरी हिस्सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी शहरीकरण का ग्रोथ होता है। शहरीकरण का ग्रोथ और शहरों की आबादी में ग्रोथ दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा, इसका भी ध्यान रखें। 2070 तक आवश्यक 86% इमारतों का निर्माण अभी होना बाकी है। 2070 तक जो हमें घर चाहिए होंगे उसका 86% अभी नहीं बना है। एसी का उपयोग 10% से बढ़कर के 80% हो जाएगा क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। प्रति 1000 लोगों पर कारों की संख्या 32 है वर्तमान में, से बढ़कर के 200 से 250 हो जाएगी, यानी कि सबके पास में लगभग में कार होगी, 1/4 आबादी के पास में कार हो जाएगा। नेट जीरो परिदृश्य के तहत ऊर्जा परिवर्तन होगा। अंतिम ऊर्जा मांग में बिजली की हिस्सेदारी 2025 के 21% से 3 गुना बढ़ करके 2070 में 60% हो जाएगी। इसके मुख्य कारण इलेक्ट्रिक वाहन और इंडक्शन कुकिंग होंगे, ऐसा नीति आयोग भविष्यवाणी कर रहा है। विद्युत उत्पादन भी बदल जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 164 गीगावाट से बढ़कर के 6000 गीगावाट से अधिक हो जाएगी। परमाणु ऊर्जा 8 गीगावाट से बढ़कर के 300 गीगावाट बेस लोड पावर के रूप में हो जाएगी, ऐसा इन्होंने कहा है। जीवाश्म ईंधन जो है इसकी खपत कम हो जाएगी। प्राथमिक ऊर्जा में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी 87 से गिर करके 14% हो जाएगी, ऐसा नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट बनाया, 10 मंत्रालय के सारे गणमान्य बैठे, कंक्लूड करते ही क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, उन्होंने एक किताब लिखी, एक पेज लेकर के बैठे कि हाँ भाई आज इतना है, आज घर में चाहिए 1 किलो गैस,
आज से 10 साल बाद चाहिए होगा आधा किलो गैस, क्योंकि हम सोलर पावर लगा रहे खाना बनाने के लिए। यही तो इन्होंने किया है, और क्या इस रिपोर्ट में, और कुछ भी नहीं है। ये हर देश की एक नीति होती दीर्घकालिक, कि अभी हम क्या है, हमें कहाँ जाना है और क्या प्राप्त हमें करना है, हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेज आएंगे, किस प्रकार से हम उसे प्राप्त करेंगे, हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे आपका लक्ष्य होगा जीवन में एसडीएम बनेंगे, मस्त रील वील बनाएंगे, अब तो उस पर भी रोक लग गया है। तो एसडीएम बन के क्या करेंगे, तो जीवन अच्छा कर लेंगे। लोगों के लिए थोड़ी ना एसडीएम बनते हैं कोई। तो वैसे ही इसका भी लक्ष्य है कि 2030 तक, 2047 तक $30 ट्रिलियन का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। तो सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। उसी प्रकार से नीति आयोग यह देश का लक्ष्य बता रहा है, चैलेंजेज बता रहा है, कैसे प्राप्त किया जाएगा ये भी बताने का प्रयास कर रहा है। यही है वो रिपोर्ट। 2070 तक 22.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, $500 बिलियन प्रति वर्ष के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। घरेलू सुधारों के बावजूद 6.5 ट्रिलियन डॉलर का वित्तीय अंतराल बना रहेगा। विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी 17% से बढ़ करके 42% करनी होगी। महत्वपूर्ण खनिज के बारे में इन्होंने कहा है 51% मांग इनका बढ़ जाएगा। तांबा और ग्रेफाइट कुल मांग का 2/3 हिस्सा होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। चूँकि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और इत्यादि जैसे उपकरणों पर अधिक निर्भरता होगी हमारी, इसीलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण खनिज जो है, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, उनकी खपत बढ़ेगी और उनका आयात भी बढ़ेगा। ये भी हमने पहले ही ऊपर वाले पॉइंट में देखा है। भारत के समक्ष चुनौतियां, अभूतपूर्व पैमाना। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था ने एक ही पीढ़ी में अपनी जीडीपी को 8 गुना बढ़ते हुए एक साथ नेट जीरो ऊर्जा प्रणाली परिवर्तन करने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया $30 ट्रिलियन का गणित जो है, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि वर्तमान में 4.1 है और अगर 21 सालों में $26 ट्रिलियन कैसे बढ़ेगा। आज तक पृथ्वी पर किसी ने भी ऐसा चमत्कार नहीं किया है, और अगर हम कर लेंगे तो यह चमत्कार से कम नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा अभूतपूर्व पैमाना रखा। मतलब ऐसे सोचिए कि कोई बच्चा तैयारी करने आया है आज ही ग्रेजुएशन करके, और लक्ष्य रखा है कि 6 महीने बाद हमको आईएएस टॉप करना है ना। तो पहले तो आपको हंसी आएगी कि पता नहीं, अभी पीटी के पेपर नहीं देखा होगा इसने, लेकिन फिर आप अगर ऐसा कर लेगा तो उसको चमत्कार ही कहेंगे। नवजात प्रौद्योगिकी एक संक्रमण, इस संक्रमण के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियां जैसे CCUS, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर भारत में भी बड़े पैमाने पर अप्रमाणित है, उनको डेवलप हम कर ही रहे हैं। वित्तीय अंतराल और तरलता, निवेश संचालित अर्थव्यवस्था में बदलाव से घरेलू तरलता में कमी आ सकती है। खनिज सुरक्षा और शोधन, घरेलू भंडार की कमी के कारण से लिथियम, निकेल इत्यादि हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा। देश में रिफाइनरी क्षमता, सोलर पैनल के लिए पॉलीसिलिकॉन इत्यादि का भी अभाव है। अब सारे लक्ष्य ऊपर पढ़ाए आपको, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो चुनौतियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। जल संकट है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हमारे पास वैसा नहीं है जो हमें चाहिए होगा। सामाजिक असमानता तो हम दूर ही नहीं कर पाए हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक असमानताएं तो बनी ही हुई हैं। क्या क्या हमें करना पड़ेगा, व्यवहार परिवर्तन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, लोगों को सशक्त बनाना पड़ेगा, शहरी गतिशीलता पर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, शहरों में ट्रांसपोर्ट इत्यादि में सुधार करना पड़ेगा, इमारतों का भविष्य, हरित औद्योगिक प्रतिस्पर्धा जैसी चीज़ों को हमें अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रिजिलियंट सप्लाई चेन, भूमि और जल का योजना, न्याय संगत परिवर्तन, अनुकूलन और जलवायु वित्त जो ऐसी चीज़ें हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ सकता है। तो इसमें सुधार की भी बातें थीं, इसमें चैलेंजेस भी थे, इसमें लक्ष्य भी था। यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। अगर ये आपको याद भी रहे तो इसके पॉइंट का उपयोग आप कर सकते हैं निबंध में। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक IAS बनी थी लड़की, जिनके GS में आज तक के सबसे हाईएस्ट उनके आए थे नंबर, UPSC की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने नीति आयोग का जो 15 वर्षीय प्लान था ना, उस डॉक्यूमेंट के सबसे ज़्यादा यूज़ उन्होंने अपने आंसर में किए थे। हर दूसरे जगह पर रेफरेंस के रूप में उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रही थी कि नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो आप भी डाल सकते हैं नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे लक्ष्य ये हैं, हमारी निर्भरता ये होगी, आज शहरीकरण ये है, हमें यहाँ पर जाना है, भविष्य में ये होगा इत्यादि चीज़ें। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पैसिव यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु। कुछ दिन पहले ही
32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और दिल्ली एम्स में इनको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु प्राप्त भी हुई। निष्क्रिय का मतलब होता इनडायरेक्ट मौत देना किसी को। स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं वहाँ पर डायरेक्ट मौत भी दिया जाता है, इंजेक्शन लगा करके, और भी अलग अलग विधियों के द्वारा डायरेक्ट मौत भी दिया जाता है। हरीश राणा का केस था। हरीश राणा भारत में इच्छा मृत्यु को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। मामला क्या है? तो मामला तो आपको पता ही होगा, यह बहुत दिनों से थे, कौमा में कह सकते हैं, कुछ भी महसूस नहीं कर सकते थे, केवल आँख चल रहा था, आँख पलक झपका सकते थे, निगल सकते थे किसी चीज़ को, और पाचन तंत्र काम कर रहा था, बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। इच्छा मृत्यु साहस उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जाता है जो असाध्य रोग, अपरिवर्तनशील चिकित्सीय स्थिति के कारण असहनीय पीड़ा झेल रहा हो, ताकि उसे कष्ट से मुक्ति मिल सके। सामान्यतः यह प्रक्रिया चिकित्सीय पर्यवेक्षण में ही संभव मानी जाती है। ऐसा नहीं होगा कि हम बोलेंगे ठीक है आपको जैसे मरना है मर जाओ। डॉक्टर जो हैं एम्स में उनको अपनी देखरेख में रखते हैं और एक एक करके उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाते जाते हैं, जिसके जरिए उनको मृत्यु प्राप्त होती है। इच्छा मृत्यु के दो प्रकार होते हैं। एक होता है सक्रिय, जिसमें सीधा सीधा मृत्यु दिया जाता है, घातक इंजेक्शन या किसी दवा की जानबूझकर घातक मात्रा को दे देना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। भारत में इसे सही नहीं माना जाता है, भारत में इसको इलीगल माना गया है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इसको लीगल माना जाता है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया स्विट्जरलैंड का। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के अंतर्गत मरीज को दिए जा रहे जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर, कृत्रिम पोषण मतलब बाहर से फूड दिया जा रहा है, या अन्य चिकित्सीय सहायता को बंद या वापस ले लिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु सीधे किसी चिकित्साई कार्रवाई से नहीं बल्कि बीमारी के प्राकृतिक प्रगति के कारण से होता है और धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो जाती है। इसको कहा जाता है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। भारत में यह पहली बार हुआ है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया क्या है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लागू करने की प्रक्रिया भारत में सावधानीपूर्वक विनियमित किया गया है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो, रोगी की गरिमा भी सुरक्षित हो। यह प्रक्रिया कॉमन कॉज केस 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उसके बाद किए गए संशोधन पर आधारित है। प्रक्रिया का चरण को हम लोग देखेंगे, उसके बाद से कुछ केस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। रोगी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए 2 मेडिकल बोर्ड बैठता है। पहला मेडिकल बोर्ड अस्पताल के चिकित्सकों से मिलकर के बनता है, दूसरा बोर्ड बाहरी विशेषज्ञ चिकित्सकों के मदद से बनता है। दोनों बोर्ड उस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसके बाद से यह फैसला लेते हैं कि हाँ यह वाकई सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर 1% भी संभावना होती है तो भी डॉक्टर फिर से विचार करते हैं कि इसे जीवित रखा जाए। दोनों बोर्ड रोगी की जांच कर यह सुनिश्चित करते हैं कि स्वस्थ होने की संभावना अत्यंत कम हो चुकी है, और अगर इस तरह की संभावना मिलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश देता है। प्रारंभिक दिशा निर्देश को हाई कोर्ट की अनुमति या न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य था। वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए संशोधन इस प्रक्रिया को सरल बनाया गया और न्यायालय की प्रत्यक्ष भूमिका को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया, जिसके बाद से अब जो है अनुमति मिलने के बाद रोगी को पैलिएटिव केयर सुविधा में स्थानांतरित किया जा सकता है, जहां जीवन रक्षक उपचार को मानवीय ढंग से एक एक करके कम किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो अब निर्देश किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इसके संबंध में एक रेगुलेशन तय कर दें कि जिनको भी इस तरह की चीज़ें चाहिए होंगी वो बार बार कोर्ट में ना आकर के उस प्रक्रिया के जरिए इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक आधार क्या है इसका? तो आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमापूर्वक जीवन और गरिमापूर्वक मृत्यु दोनों का ही अधिकार है, इसीलिए किसी अपराधी को सरेआम फांसी नहीं दी जाती, सरेआम गोली नहीं मारी जाती। किसी भी तरह के जघन्य से जघन्य अपराध के लिए जेल में बंद करके नहला धुला करके पूजा पाठ करवा करके खाना पीना खिला के फिर उसको फांसी पर लटकाया जाता है। तो ये भी एक गरिमापूर्वक तरीका होता है। बाकी देशों में तो गोली मार देना, जहर का इंजेक्शन लगा देना, इस तरह की चीज़ें भी होती है, लेकिन अपने देश में यह नहीं है। इच्छा मृत्यु से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय क्या है? अरुणा शानबाग का केस है 2011 का। इस केस में हुआ क्या था? तो सबसे पहली बार इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अवधारणा को लीगल माना था, लेकिन अरुणा शानबाग को इच्छा मृत्यु नहीं दिया गया था
क्योंकि अरुणा शानवाग की एक मित्र थी जिन्होंने कहा कि मैं इसको जीवन भर, जब तक ये जिएगी कौमा में रहेगी, मैं इसको देखरेख करूँगी। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तो नहीं दी, लेकिन इच्छा मृत्यु का रास्ता जो है वह क्लियर हो गया। फिर कॉमन कॉज मामला 2018 आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा पहली बार माना। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसको पहली बार माना गया कि आर्टिकल 21 में जीवन के साथ साथ मृत्यु का भी अधिकार प्राप्त है। 2023 में एक छोटा सा फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ ने कॉमन कॉज के दिशा निर्देश में कुछ संशोधन किया। 2018 वाले फैसले में मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया के लिए समय सीमा निर्धारित की गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट से संबंधित औपचारिकताओं को थोड़ा सा सरल बनाया गया। इसी तरीके से 2019 में भी एक केस आया था कि रेबीज के जो रोगी हैं, जिनको कुत्ता, बंदर, घोड़ा इत्यादि जब काट लेता है तो रेबीज बीमारी हो जाती है। बहुत खतरनाक बीमारी है, लाइलाज है, कोई इलाज नहीं होता है। टीका अगर लगा हुआ है तो बच सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाता इसका कोई इलाज। ये ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल नामक गैर सरकारी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, से मांग की कि रेबीज जैसे अत्यंत पीड़ादायी बीमारी के मामले रोगियों को उनके अभिभावकों को गरिमापूर्वक मृत्यु का विकल्प दिया जाए, लेकिन अभी भी यह विचाराधीन ही है, इस पर कुछ फैसला नहीं लिया गया है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु नैतिक आयाम। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जुड़े केवल कानूनी ही बल्कि नैतिक और दार्शनिक प्रश्न भी हैं। एक ओर यह स्वायत्तता के सिद्धांत को महत्व देता है कि कोई व्यक्ति कब तक जिएगा और कब मरेगा यह उसका अपना फैसला होना चाहिए, जिसके अनुसार व्यक्ति का अपने जीवन पूरा अधिकार होता है। दूसरी तरफ यह जीवन के पवित्रता की धारणा से भी टकराता है, जो चिकित्सा, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण आधार भी है कि हम इंसानों को किसी भी दूसरे इंसान की जान लेने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो हम कैसे किसी को सक्रिय या निष्क्रिय मृत्यु के लिए धकेल सकते हैं। तो ये नैतिकता का भी प्रश्न है। इसके पक्ष और विपक्ष हमने देख लिए, फैसले को भी देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कब कहा उसे भी हमने देख लिया, संवैधानिक पहलू को भी समझ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है ग्रेट निकोबार परियोजना। बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हाल ही में इन्वायरमेंट क्लियरेंस इस परियोजना को मिल गया है। पहले तो इन्वायरमेंट क्लियरेंस इसको मिल नहीं रहा था, लेकिन अब दे दिया गया है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि ग्रेट निकोबार जो है हमारा आइलैंड, जिसको हमने लगभग में अनाथ जैसा छोड़ा हुआ है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। इसका उपयोग हमने नहीं किया आज़ादी के बाद, लेकिन किसी अच्छे आदमी को आया होगा दिमाग में कि भाई अपने पास आइलैंड भी तो है, भूल गए थे क्या, तो चलो इसको डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करना है? तो सिंगापुर और दुबई जगह तर्ज पर इसको डेवलप करना है, क्योंकि इसका लोकेशन इतना शानदार है, स्टेट ऑफ मलक्का के ठीक मुंह पर है, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और रहने योग्य वातावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर जगह होगा ये ग्रेट निकोबार, जिसको डेवलप करने की भारत सरकार सोच रही है। नीति आयोग द्वारा परिकल्पित वर्ष 2021 में लॉन्च की गई GNI परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप और गैस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? एक पावर प्लांट बनाना है, एक शहर बनाना है, एक हवाई अड्डा बनाना है और एक बहुत बड़ा टर्मिनल बनाना है, पोर्ट का टर्मिनल बनाना है, जहाज़ों का टर्मिनल यहाँ पर बनाना है। इसका कार्यान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह एकीकृत विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का अनुरूप है। अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है, जिसके तहत इसको ट्रांसशिपमेंट हब जैसे सिंगापुर और कोलंबो है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, रणनीतिक स्थिति का लाभ, मलक्का, सुंडा और लोबोंगो जलडमरू मध्य यहाँ से नज़दीक ही हैं। इस तरह की लोकेशन पर हमारे पास ज़मीन था, लेकिन उस ज़मीन पर हमने कुछ नहीं किया, केवल जनजातीय लोग झिंगाला लहू कर रहे थे। इतने वर्षों से हमने कुछ नहीं किया। कोलंबो डेवलप हो गया। अगर ग्रेट निकोबार डेवलप हुआ रहता तो यकीन मानिए सिंगापुर आज भी मछुआरों का एक छोटा सा टाउन रहता, और कुछ भी नहीं। इसके अंदर वो पोटेंशियल था, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में पोर्ट ऑफ कॉल बन सकता था। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, पानी भरते हैं, खाना भरते हैं, सामान को लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, ये सब काम करते हैं। ग्रेट निकोबार की अवस्थिति भारत के सवांग, इंडोनेशिया, कोको, म्यांमार और प्रस्तावित क्रा नहर थाईलैंड के निकट बनती है। यह भारत प्रशांत समुद्री मार्ग में इसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है। ग्रेट निकोबार कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से लगभग समान दूरी पर है, जो भारत को क्षेत्रीय समुद्री व्यापार के
केंद्र में रखता है, लेकिन हमने इसका बेनिफिट ही नहीं उठाया। समुद्री सुरक्षा अभी भी 2021 में यह प्रोजेक्ट आया था और 2026 में इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है। 5 साल में 5 साल में इसको पर्यावरणीय क्लियरेंस मिला है। अब कब जाके पोर्ट बनेगा, कब जाके क्या होगा, वो तो देखने लायक ही होगा। खैर, अब बन जाना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिससे भारत को सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के तहत एक विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ भी मिल जाता है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत परियोजना भारत की नौसैनिक पहुंच और हिंद महासागर क्षेत्र में भी हमारी स्थिति को सुदृढ़ करती है। हमारे मेनलैंड इंडिया को दोनों तरफ से सुरक्षित रखती है, लक्षद्वीप और अंडमान। लेकिन हम तो उसकी चर्चा केवल जीके की किताबों में करते हैं, उससे आगे तो हमने देखा ही नहीं। नीति अनुरेखण एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 क्वाड की हिंद प्रशांत रणनीति का भी यह कहीं न कहीं समर्थन करता है। जनजातीय सुरक्षा उपाय ग्रेट निकोबार आइलैंड बड़े पैमाने पर विकास की अनुमति केवल जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जनजातीय कल्याण निदेशालय, अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति के परामर्श के बाद ही दी जाती है, जैसा कि जारवा नीति 2004 और शैम्पेन नीति 2015 के द्वारा अनिवार्य किया गया था। नीतियों के तहत विशेष रूप से पीवीटीजी समूह जो हैं वो इस चीज़ को लेकर के फैसला लेने के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वो भी तय करेंगे कि यहाँ पर होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो यहाँ के जो जनजाति हैं उनका कल्याण कैसे किया जाएगा। किसी को भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सुनिश्चित किया गया कि सभी प्रमुख परियोजना में शैम्पेन समुदाय के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अनुरूप 338A9 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद ही यह प्रोजेक्ट जो है वो बनेगा। पर्यावरणीय क्लियरेंस तो मिल गया है, लेकिन देखिए अब आगे क्या क्या होता है। बहुत सारे क्लियरेंस चाहिए होंगे इसको। पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय, यह परियोजना सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 का पालन करते हुए EIA और पर्यावरण प्रबंधन योजना पर यह आधारित है। 8 गलियारों की योजना बनाई गई है। वृक्षों पर रहने वाले जानवर, सांप, केकड़े और मगरमच्छ को सुरक्षित रखें और उनकी आवाजाही सुरक्षित रूप से हो, इसके लिए 8 अलग अलग इको फ्रेंडली गलियारे की भी चर्चा की जा रही है इस प्रोजेक्ट में। तो ये सारा कुछ इसके साथ कंसर्न है। अब इसका महत्व क्या है? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, इकोनॉमी के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है ग्रेट निकोबार परियोजना, क्योंकि इसका लोकेशन ही इतना शानदार है। अब आज का आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, नीति आयोग का एक सूचकांक है। देखिए कौन सा टॉपिक है वो, निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसको कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कहा जाता है। हाँ, यही है। 2024 जारी किया गया है। कब? तो 2026 के जनवरी माह में यह जारी किया गया है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया है 2026 के जनवरी में, जो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तत्परता का आकलन करता है। वर्ष 2030 तक भारत के $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप ही यह लक्ष्य जारी किया जाता है। पहली बार 2020 में इसे शुरू किया गया था। यह सूचकांक प्रमाण आधारित ढांचा के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर निर्यात तैयारियों का आकलन करता है कि कौन सा राज्य किस प्रकार से एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर है, और अगर है तो किस तरह से है, और कौन से राज्य नहीं हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। यह निर्यात वृद्धि, रोजगार सृजन, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के एकीकरण में राज्य और जिलों की अहम भूमिका को रेखांकित करता है। यह सूचकांक संघवाद के आर्थिक प्रदर्शन को भी कहीं न कहीं मजबूत करता है, और क्षेत्रीय संघवाद और उसके हिसाब से जो क्षेत्रीय संघवाद में प्रतिद्वंद्विता की भावना होती है, कंपटीशन की भावना होती है, उसको बढ़ाने का भी यह प्रयास करता है। EPI 2024 का रूपरेखा और विवरण क्या है? यह 4 स्तंभ, 13 इसके उपस्तंभ और 70 संकेतक के आधार पर जारी किए जाते हैं। 4 मुख्य जो इसके कैटेगरी हैं, पहला है निर्यात के लिए अवसंरचना, बिजनेस का इकोसिस्टम, नीति और शासन आपके राज्य में कैसा है, और निर्यात प्रदर्शन। ये 4 ऐसे इसके स्तंभ हैं जिसके आधार पर
यह रूपरेखा और विवरण तैयार किया जाता है। इन चारों में बिजनेस प्रिपेयरनेस को 40% अंक दिया जाता है, बाकी 60% में ये तीनों ही 20-20% का अंक प्राप्त करते हैं। बिजनेस इकोसिस्टम अगर आपका बेहतर है तो आपका जो रैंकिंग है वो अच्छा आएगा। तुलनात्मक आकलन के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बड़े राज्य, छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया है कि बड़े राज्य का प्रदर्शन कैसा है, छोटे राज्यों का कैसा है, पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रदर्शन कैसा है और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रवर्तन कैसा है। और उनके प्रदर्शन को लीडर्स, चैलेंजर्स, एस्पायर्स और उसके अलावा इनमें बांटा गया है, जिसमें पीयर लर्निंग, सहकारी संघवाद और लक्षित सुधारों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये अलग अलग आधार पर इनको बांटा जाता है। EPI 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और यूपी, आंध्र प्रदेश रहा है। 1 महाराष्ट्र, 2 तमिलनाडु, 3 गुजरात, 4 उत्तर प्रदेश, 5 आंध्र प्रदेश। छोटे राज्यों में पूर्वोत्तर राज्य, केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तराखंड टॉप पर, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये यहाँ पर आपको रैंकिंग भी मैंने बता दिया है, तो इसे ज़रूर याद रखें। यह इंडेक्स भी याद रखिएगा। नीति आयोग के द्वारा जारी किया 2020 में शुरू किया गया और यह 2024 का रैंकिंग थी जिसको अभी अभी जारी किया गया है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। इसका PDF मैं दे देता हूँ स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी डरिएगा मत। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी, हाँ बोल दिया मैंने। साइंस एंड टेक में ऐसे टॉपिक पढ़िएगा जो डे बाय डे चर्चा में रहते, जैसे LLM क्या है, AI क्या है, सर्वम AI हाल ही में चर्चा में था तो वो क्या है, उसके बारे में बताएं। AI का उपयोग क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा पढ़िएगा। जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड AI क्या होते हैं, चर्चा में रहा है। भारत में जो समिट हुआ उसके कारण से वाईफाई क्या है, लाईफाई क्या है, रोबोटिक्स क्या होता है, क्वांटम क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, ये सब चर्चा में रहा है। क्वांटम संचार क्या होता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो जनरल आपको रोज़ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, इससे सवाल अब ज़्यादा पूछ रही है BPSC। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।